वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों के लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। बताना किसके बारे में चिंतित है, क्या वैधता के बारे में, या फिर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के, या फिर प्रश्नों के प्रकार, या फिर विश्वसनीयता के बारे में। तो जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। प्रश्न संख्या 2, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। अनुदेशन का गलत है। सेकेंड है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, गलत है। थर्ड है, विद्यार्थी स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। नहीं, यह प्रासंगिक है। ठीक है, ये भी गलत है। फोर्थ है, विद्यार्थियों के अनुभव और प्रतिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। प्रश्न संख्या 3, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फर्स्ट है, अन्य समान बच्चों के साथ। बिल्कुल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य समान बच्चों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ना कि उनके लिए कोई विशेष विद्यालय की व्यवस्था। ठीक है, अगर उनके लिए अलग से विशेष विद्यालय की व्यवस्था करेंगे तो बच्चा अपने आप को लो फील करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, अन्य समान बच्चों के साथ। प्रश्न संख्या 4, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करने नहीं, पहले तो बच्चों को भी तुलना नहीं करना, तो इससे सचेत नहीं। सेकेंड है, विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना चाहिए। बिल्कुल, हमें जो सचेत रहना है इस बात से रहना है कि विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने के प्रति क्या है, सचेत रहना है। क्योंकि ऐसा करने से कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो कोई बच्चा प्रतिभाशाली होता है, कोई बच्चा सृजनात्मक होता है। तो अगर बच्चे को हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे तो बच्चों में क्या होता है, कुछ बच्चे अपने आप को लो फील करने लगते हैं। तो ये क्या है, रुचिकर या फिर जो क्लास का एक इन्वायरमेंट होता है उसे बनाए रखने में क्या है, ये मददगार नहीं साबित होता है। इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के आधार पर कक्षा 1 तथा कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित तथा मौखिक परीक्षण के आधार पर, या फिर प्रेक्षण के आधार पर। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछ रहा है, तो आपका प्रेक्षण के आधार पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। बिल्कुल, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करता है। बिल्कुल करता है। संस्कृति का परिष्करण में होता है। बिल्कुल होता है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 7, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। सेकेंड है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाए, क्योंकि आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कथन सही है। इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। कहा, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, या फिर विद्यालय में। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। किसमें, 6 से 10 वर्ष के बच्चा जो रुचि लेते हैं वो किसमें लेते हैं, विद्यालय में। प्रश्न संख्या 9, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? नहीं। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? ये भी नहीं।
थर्ड, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन नहीं। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जिसमें शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था सभी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, विद्यालय आधारित आकलन फर्स्ट विद्यार्थियों और शिक्षकों को गैर गंभीर और लापरवाह नहीं बनाता, बच्चे की समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करता है तथा कहाँ समस्या आ रही है ये पता करने में मददगार होता है। सेकेंड, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही नहीं। थर्ड, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता नहीं। फोर्थ है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल, क्या करता है? सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। प्रश्न संख्या 12, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करते हैं। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करते हैं क्या है? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। सेकेंड है, सीखने की सामान्य योग्यता का स्तर। थर्ड है, सीखने के सत्यात्मक में विद्यार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? फर्स्ट है, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास अभिव्यक्त करेंगे। बिल्कुल, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। क्या है? विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो आपको बता दें कि विकासात्मक विकास का जो उदाहरण है उसमें आपका ऑटिज्म आ जाता है, यानी आत्म विमोह आ जाता है, सेरेब्रल भी आता है यानी प्रमस्तिष्क घात भी आता है, और हाइपर डिसऑर्डर भी आता है यानी न्यून अवधान सक्रिय विकार भी आता है। जो इसके अंतर्गत नहीं आता है, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अभिघातज तनाव क्या है? आपका नहीं आता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस इसके अंतर्गत नहीं आता है, यानी विकासात्मक विकार का उदाहरण जो नहीं है, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, आपको बताना है डैश डैश किससे है, तो उद्दीपन का वही प्रतिक्रिया से है। प्रश्न संख्या 16, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं? या भाषा विकास में, या फिर ज्ञानात्मक विकास में, या फिर नैतिक विकास में, या फिर सामाजिक विकास में? तो आपका ऑप्शन सेकेंड, ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? क्या व्यावसायिक है, अनुभविक है, या फिर भावात्मक है, या फिर आध्यात्मिक है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड, अनुभविक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है। इसके दो ही संकेत होते हैं, या तो उस कार्य को करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, या फिर बच्चा उस कार्य को बार बार कर रहा है, ठीक है, या फिर बच्चे को वो कार्य समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है? नहीं। सेकेंड है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बिल्कुल, अभी बताया था मैंने। क्या है? कोई कार्य बच्चा कर रहा है, उब रहा है, तो उसका एक ही कारण होता है कि बच्चा उस कार्य को बार बार कर रहा है। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है, शिक्षा के संदर्भ में। तो क्या कह रहा है? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन पूछ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। अपने सामाजिक मानदंड बनाना नहीं, समाज में बड़ों का सम्मान करना, लेकिन ये पूछ रहा है किस संदर्भ में? शिक्षा के संदर्भ में, तो ये भी गलत है। फोर्थ है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के संदर्भ में पूछ रहा है। सामाजिकरण का तात्पर्य जो होता है आपका सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन देखते हैं, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बिल्कुल गलत।
सेकेंड है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक को थकाने वाला होगा। ये भी गलत है। थर्ड है बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। ये भी गलत है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था क्या है, असफल है। क्या है, असफल है। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कभी भी हमें बच्चों को दोष नहीं देना है। क्या है, बच्चों को दोष नहीं देना है। प्रश्न संख्या 21। मोनिका जो कि गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उस उत्तर को बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या प्रदर्शित करती है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई नहीं। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही। बिल्कुल, जो शिक्षिका है प्रश्न पूछ रही है गणित का, ठीक है, लेकिन उसने सबसे पहले राधिका से पूछा, लेकिन राधिका नहीं बता पाती है तो वो मोहन से पूछती है। लेकिन मोहन को भी समस्याएं हो रही थी तो टीचर जो है उस प्रश्न को घुमाया ताकि जो बच्चा है उस प्रश्न का जवाब दे पाए। तो ये क्या है कि टीचर को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग पहले रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां कला में अच्छी होती है। इसी धारणा का पालन करते हुए शिक्षिका ने क्या है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं। बिल्कुल, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नहीं, ठीक है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित है। सभी का विकास दर समान नहीं होता। बिल्कुल, क्या है, सभी का विकास दर जो होता है समान नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और 4th कह रहा है विकास हमेशा रेखीय होता है। नहीं, विकास हमेशा वर्तुलाकार में होता है। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह फर्स्ट है शिक्षण विधि बदल दे। बिल्कुल, बच्चा अगर रुचि नहीं ले रहा है तो उसे हम लोग TLM के माध्यम से, ठीक है, या फिर किसी अन्य मेथड से जैसे शिक्षण विधि बदल के बच्चे का जो इंटरेस्ट है क्रिएट करेंगे। प्रश्न संख्या 24। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन फर्स्ट का सप्ताह में एक बार होना चाहिए, या फिर प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, या फिर अलग अलग से संचालित करना चाहिए, फिर अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक विषय के साथ क्या सम्मिलित होना चाहिए। प्रश्न संख्या 25। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह क्या दर्शाता है? प्रगतिशील चिंतन, बिल्कुल नहीं, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, या फिर प्रयोजनात्मक उपागम, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ये क्या दर्शाता है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि पहले से ऐसा माना जा रहा है कि लड़कियाँ संगीत और कला में क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। तो इसलिए यह लड़कियों को वरीयता दे रहा है, इसलिए ये क्या लैंगिक पूर्वाग्रह है का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? किसके विषय में? परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आपका जो है 6 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है परवर्ती बाल्यावस्था होती है। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? यानी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें मानसिक मंदता की विशेषता है। तो देखते हैं। पहला है बुद्धि लब्धि 25 से 70 के बीच। बिल्कुल, ये क्या मानसिक मंदता का विशेषता है। ठीक है, पूछा नहीं है, ये तो नहीं होगा। सेकेंड है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। ये भी मानसिक मंदता का विशेषता है। वातावरण के साथ अनुकूलन करना, ये भी मानसिक मंदता का क्या विशेषता है। 4th है अंतर व्यक्तित्व संबंधों को कमजोर होना। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? मानसिक मंदता का विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 28। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका
अधिक महत्वपूर्ण है? स्वशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ठीक है ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन पूछ रहा है सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण है। थर्ड है रुचियों की भिन्नता, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आपका सबसे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, अध्यापक की भूमिका में विद्यालयी वातावरण क्या है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 29, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, नहीं। ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग से हैं, नहीं। ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा के जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, ये भी गलत है। फोर्थ है ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग के आते हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 और आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में बच्चों का संवेगात्मक सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाएगा, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, बिल्कुल। जब बच्चों को हम लोग वैल्यू देंगे या फिर जब बच्चों को हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे तो क्या होता है, उसमें बच्चों का क्या होता है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।